Alright people, welcome back to Finding Bulls. This is our first long video and it's all about support and resistance. I'm sure आपने support and resistance के बारे में कहीं ना कहीं से सुना होगा. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अभी बिगिनर हैं, एडवांस हैं या किसी भी लेवल पर हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर ट्रेडर सीखता है. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हर एक के सबसे पहला लेसन होता है, लाइक मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ये ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी बेसिक हैं और जब भी कोई एंटर करता है इस फील्ड में सबसे पहले इन्हीं पे हाथ आजमाता है. बट दिस वीडियो इज मोर देन दैट. सो इन दिस वीडियो आपको जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज तक पता है दैट इज गुड, बट मैं आपको 2 हिडन फैक्ट्स बताऊंगा जो आपका गेम पूरा चेंज कर देंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही आप ट्रेड ले पाओगे, इतनी अच्छी टेक्निक है ये. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द वीडियो. सो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? हमने इतना सुन रखा है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सीखना ही पड़ेगा. और यहाँ से प्राइस एक्चुअल में मूव करती है, बहुत काम की चीज़ है ये ट्रेडिंग के लिए. तो ये एक्चुअली है क्या? सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद अ बेसिक एंड सिंपल एग्जाम्पल. सो लेट्स सपोज ये निफ्टी का चार्ट है. निफ्टी यहाँ से प्राइस स्टार्ट करती है, ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे बैक डाउन आता है और वापस ऊपर जाती है और फिर ऐसे. तो ऐसे ट्रैवल कर रही होती है निफ्टी, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाती है. अब इस चार्ट में हमें बेसिक अगर ऐसे चार्ट मिले हमें निफ्टी का, तो इसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया, तो रिजेक्शन मतलब रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पे हम ये इसको एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं. नीचे गई प्राइस यहाँ से वापस मूव हुई, तो हम इसको सपोर्ट मान लेते हैं, राइट? सो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है मार्केट में. हम ऐसे ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है तो हमने जहाँ से प्राइस पहली बार मुड़ी है वहाँ पे हमने उसको रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है, क्योंकि वहाँ से रेजिस्टेंस फेस होना स्टार्ट हो गया प्राइस में और प्राइस बैक डाउन नीचे आ चुकी है. अब प्राइस नीचे आ रही है और नीचे आते आते सपोर्ट पॉइंट पे आ चुकी है, वहाँ से इसे वापस बायर्स मिलते हैं एंड देन प्राइस ऊपर जा रही है. सो जहाँ से प्राइस वहाँ पे रिवर्सल हुई है वो सपोर्ट हो गया. ये बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट हैं. इसी में 2 और एडिशनल कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे, कि जब प्राइस ने एक बार एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया और प्राइस उसके ऊपर निकल गई, फिर जब वो वापस ऊपर से आती है रेजिस्टेंस की तरफ अपने पुराने, तो अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. ऐसे ही अगर वो सपोर्ट को नीचे ब्रेक करती है और फिर वो वापस उस सपोर्ट की तरफ आती है ऊपर उठ के, तो अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. सो दीज आर 4 कंसेप्ट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. प्लेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड देन 2 कि जो पहले अर्लियर सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया और जो पहले अर्लियर रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया. सो ये हमने देख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और कितना सिंपली हम उसको ट्रैक कर सकते हैं चार्ट पे. बट व्हाट इज एक्चुअली देयर दैट मेक्स दीज पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? दिस शुड बी द बिगर क्वेश्चन, कि प्राइस यहाँ से ऐसे मूव कर क्यों रही है और हम उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मार्क कर रहे हैं. क्योंकि बेसिकली वहाँ से सपोर्ट लिया तो उसे सपोर्ट बोल दिया हमने, और वहाँ से रेजिस्टेंस हुआ है तो रेजिस्टेंस कर दिया उसे. तो नाम तो समझ में आ गया हमें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसे क्यों बोल रहे हैं हम, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने. सो इसका आंसर है हमारा ये, कि रेजिस्टेंस पे और कुछ नहीं है, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेलर्स बैठा हुआ है जो सोचता है कि प्राइस नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुकी है और अब प्राइस अपने फेयर वैल्यू पे है और यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से नीचे ही जानी चाहिए. सो दे स्टार्ट सेलिंग. वो वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ से बायर्स उठा के प्राइस को ऊपर लाए, बाय 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 करते हुए, और यहाँ पे आके सेलर्स ने एकदम से हमला कर दिया कि नहीं, प्राइस इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, दिस इज़ द मैक्सिमम, इससे ऊपर जाएगी तो वो अनफेयर वैल्यू हो जाएगी, तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड देन वो सेल करते हैं तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है और सारे बायर्स को ओवरकम कर लेते हैं वो, और सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में एंड देन प्राइस टर्न हो जाता है. तो रेजिस्टेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेलर्स है, दैट्स इट. और ऐसे ही बायर्स, जब प्राइस वापस नीचे आती है तो बायर्स सोचते हैं यार ये बहुत ही फेयर प्राइस पे मिल रहा है हमें, इससे सस्ता और नहीं मिलेगा, जस्ट स्टार्ट बाइंग इट. तो वो भर भर के बाय करने लग जाते हैं और प्राइस को ऊपर ड्राइव कर देते हैं. सो दैट्स इट. ऐसे ही है. सपोर्ट क्या है? सिर्फ एक ग्रुप ऑफ बायर है. तो जैसे सेलर ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है ग्रुप ऑफ सेलर, सपोर्ट है ग्रुप ऑफ बायर. और जो ऊपर वाला पॉइंट है जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होके अब अगर वापस सपोर्ट बनेगा, तो अब वहाँ पे ये बायर्स जो पहले यहाँ खड़े थे अब वो यहाँ पहुँच गए कि यार ये तो पुरानी वैल्यू हो चुकी है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी फेयर वैल्यू है. सो दैट्स हाउ प्राइस शिफ्ट, कि वो ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है कि बायर्स सोचते रहते हैं कि यार अब फेयर वैल्यू है, ऊपर आ गई, ऐसे ऊपर ऊपर जाती रहती है प्राइस. और सेलर सोचते हैं कि हाँ चलो यहाँ से सेल कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं. दिस इज़ हाउ प्राइस मूव्स. सो आई होप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा काफ़ी क्लियर हो चुका है. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका फंडा क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक उसके फीचर्स क्या हैं, वो हमने समझ लिए. अब इसमें 2 चीज़ अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपकी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है उसको 10x कर देगा फॉर श्योर. पहली चीज़ ये है कि उसके पास देखो आप प्राइस एक्शन क्या हो रही है, और इसको समझाने के लिए हम लाइव जो चार्ट्स है उसको देखेंगे. निफ्टी का ये चार्ट है 18 जुलाई 2024. सो ये दिन यहाँ से शुरू हुआ था और ये इसका पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है. ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि पिछले दिन का ये हाई था और ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी के लिए. सो ये ऑल टाइम हाई पे आके यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है आपको.
सो बेसिकली आपने दिन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस को तो ऐड कर रखा है, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे जाके इसको सेल थोड़ी कर दोगे जस्ट बिकॉज की प्राइस ने रेजिस्टेंस को टच कर दिया है, राइट। आप अगर ऐसे ब्लाइंडली बाय सेल कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये ब्लाइंडली नहीं करना तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू कि आप वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखो। प्राइस एक्शन से मेरा क्या मतलब है कि प्राइस एक्चुअल में मूवमेंट क्या कर रही है अगर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के पास जा रही है तो। सो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया था, इसको हटा देते हैं एक बार। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। अब यहाँ पे प्राइस आई कैसे है, कितना रैपिडली आई है, 2 कैंडल में पूरा बियरिश से मोमेंटम चेंज होकर बुलिश हो गया और ऊपर आ गई। अब यहाँ पे आते से ही हल्की सी रिजेक्शन फेस होना स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो आप, रेड कैंडल बनने लग गई है। और ये जो मेन कैंडल थी जो कि गई थी रेजिस्टेंस के उस पार बट रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ क्या है कि विक देखो, कैंडल की विक देखना बहुत ज़रूरी है। कैंडल की बॉडी जितनी ज़रूरी है उतनी कैंडल की विक देखना भी ज़रूरी है। प्राइस ने ट्राई किया कि प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे, बट प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर नहीं पाई। एक बार ऊपर गई बट सेलिंग प्रेशर इतना आया कि वापस अंदर ही क्लोज होना पड़ा उसे। सो दिस इज़ द प्राइस एक्शन कि पूरा ट्राई किया बायर्स ने कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ दें, ऑल टाइम हाई को तोड़ दें, लेकिन सेलर इतने ज़्यादा थे कि सेलर डोमिनेट कर गए। तो प्राइस एक्शन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर सेलर्स की लड़ाई चल रही है, जो कि ये 8-10 कैंडल्स जो हैं इनसे साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि जब कंसोलिडेशन में मार्केट आ जाता है कि ऊपर नीचे एक ही जगह पे हो रहा है, तो दैट मीन्स कि बायर सेलर की लड़ाई चल रही है। यू डोंट हैव टू टेक एनी ट्रेड हियर। आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिंपली ये सोच के बैठे हो कि रेजिस्टेंस पे आ गई है प्राइस, यहाँ से सेल कर देता हूँ, तो वो तुक्के से इस बार सही हो जाता, लेकिन हर बार ऐसे सही नहीं होगा। सो और स्पेशली अगर आप स्कैल्पर या ऑप्शन बायर हो, तो अगर आप यहीं पे टच होते से ही सेल कर देते तो आपका यहाँ पे टाइम डिके इतना हो जाता और आपको आई बिलीव यू वुड हैव बुक द लॉस हियर। सो प्राइस एक्शन आपने देखा कि प्राइस एक्चुअल में मूव कैसे कर रही है। वहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, प्राइस कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कैंडल्स हमें सिर्फ प्राइस एक्शन दिखा रही हैं। अब ये जो विक है, विक को कभी इग्नोर मत करना। अगर इतनी बड़ी विक है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस विक को देखो, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया बहुत ज़्यादा और प्राइस जो पूरी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी वो वापस रेजिस्टेंस के अंदर आके क्लोज हुई है। व्हाट डज दैट शो? दैट शोज सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गई ऊपर की बात। अब अगर ऐसे ही प्राइस वापस नीचे आई है और प्राइस वापस सपोर्ट पे आ गई है, ये सपोर्ट मैंने इसलिए बनाया यहाँ पे क्योंकि आज के दिन का ये लो था और वापस प्राइस जब यहीं पे आई है तो इसी लो पे इसने रिएक्शन दिया है। सो ये हमारा एक सपोर्ट था पहले, जहाँ से प्राइस ने रैपिड मूव मारा था। तो जब प्राइस जहाँ से टर्न हो रही है, ऑब्वियसली मैं उन एरियाज़ को मार्क करूँगा कि ये मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो ये मेरा एक सपोर्ट था, मैंने इसको मार्क किया। प्राइस जब वापस यहाँ पे आई तो इसने फिर से ऐसा रिएक्शन दिया है कि ये इतनी बड़ी विक बनाई है। सो ये प्राइस एक्शन वाला पार्ट था कि प्राइस वहाँ पे कैसे मूव कर रही है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। और इसको पकड़ने का सिंपल सा तरीका क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, वहाँ पे कैसे टाइप के कैंडल बना रही है वो, विक्स कितनी ज़्यादा बन रही है, विक्स बन रही है तो किस साइड बन रही है। अगर ये सपोर्ट है तो अगर इसमें ऊपर साइड विक बनती तो वो ज़्यादा डेंजरस था सपोर्ट के लिए, कि यहीं पे सेलिंग प्रेशर इतना आ गया है कि यहीं पे विक बननी पड़ रही है। क्योंकि विक का कंसेप्ट आप समझ रहे हो ना, विक का कंसेप्ट सिंपल सा है कि प्राइस यहाँ तक गई थी और वो प्राइस वापस यहाँ से ऊपर आई है, इसलिए वो विक बनी है, इसलिए वो पूरी बॉडी नहीं बन पाई। अगर प्राइस यहीं पे क्लोज हो जाती तो ये पूरी बॉडी बनती कैंडल की, लेकिन पूरी बॉडी नहीं है तो सिर्फ विक है। लेकिन प्राइस यहाँ तक गई थी, प्राइस यहाँ पे गई और प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स खड़े थे, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। तो अगर यहाँ पे ये उल्टी कैंडल बनती सपोर्ट एरिया के पास कि ऊपर साइड विक आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सेलर यहीं पे ही खड़े हुए हैं, सेलर यहाँ से हट के यहाँ पे आ चुके हैं और यहीं से सेलिंग प्रेशर आ चुका है कि नहीं इस सपोर्ट जोन को तोड़ो और नीचे लेके जाओ प्राइस को। सो दैट वुड हैव बीन मच मोर रिस्कियर। सो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस पे मूवमेंट कैसा हो रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पास, विक्स बन रही है, कौन सी साइड बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, बॉडी अगर बन रही है कैंडल की तो कितनी बड़ी बन रही है, किस साइड की बन रही है, किस कलर की बन रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू नो। और ये सिंपल से फैक्ट आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना माइनर सपोर्ट है या कितना मेजर सपोर्ट है, जस्ट बाय वॉचिंग प्राइस एक्शन देयर। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सो मैंने ये पर्टिकुलर डे इसलिए पिक किया है क्योंकि इसे एक दिन में ना काफ़ी कुछ समझने को है। ये 2 बार आपने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखा आपको, सपोर्ट भी दिखा सेम एरिया से जहाँ से आप देखना चाहते थे, और वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी काफ़ी हद तक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए सबसे परफेक्ट दिन था ये। और तीसरी बार देखो जब वापस उसी जगह पे रेजिस्टेंस पे जा रही है प्राइस, तो इस बार ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट की कैंडल देखो। सो इस कैंडल और इस कैंडल में डिफरेंस नज़र आ रहा है। दिस इज़ व्हाट प्राइस एक्शन इज़, कि ये कैंडल वीक थी और ये इस कैंडल को देखकर, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, वहाँ के प्राइस एक्शन को देखकर समझ में आ गया था कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल है।
क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन जब वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस आया तो देखो कितनी सॉलिड कैंडल बनी है और कितना ईजिली ब्रेकआउट मिला है। इट्स अ फुल बॉडी कैंडल। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि प्राइस एक्शन को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है हमें कि कैसे टाइप की कैंडल बन रही है। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट पॉइंट 1 एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट 2। दूसरी चीज़ जो आपको वहाँ पे देखनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद पास, वो देखनी है वॉल्यूम। ऑलराइट, सो इन्हीं कैंडल्स के आसपास देखते हैं कि वॉल्यूम कैसी थी। अब ये देखो, ये जो कैंडल थी जिसने रिवर्सल मारा है, जिसमें ऊपर क्रॉस हुआ था लेकिन नीचे आ गई। अब इस कैंडल की वॉल्यूम देखो, यूजुअल वॉल्यूम से ज़्यादा है। जो यूजुअली वॉल्यूम है इसके पीछे वो कम है और इन दो कैंडल्स में ज़्यादा थी। और फिर ये 3 कैंडल्स की वॉल्यूम देखो और इसकी वॉल्यूम देखो, सडनली इसमें वॉल्यूम का स्पाइक आया। क्यों? क्योंकि वो सेलर्स ने स्पाइक किया है। अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का कंसेप्ट होता है। अगर ये प्राइस ऊपर ही जाती, जैसे कि ये वाला हमारा ब्रेकआउट था, अब इस ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम आई है बहुत ज़्यादा, दैट मेक सेंस, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बनी है तो उसमें वॉल्यूम आना दैट मेक सेंस। एंड अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आती तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आई है, दैट मेक सेंस। बट ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी, यहाँ पे विक ज़्यादा बड़ी है, बॉडी छोटी है, बट इसकी पिछली कैंडल्स के मुकाबले इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आई है। नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम, दिस शोज डाइवर्जेंस इन वॉल्यूम एंड इन प्राइस, कि वॉल्यूम तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है लेकिन प्राइस एक्चुअल में इतना मूव नहीं हो रहा है। तो जो बॉडी है उसकी कैंडल की वो काफ़ी छोटी है और प्राइस वॉल्यूम बहुत बड़ी है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि बॉडी इतनी छोटी है और वॉल्यूम इतनी बड़ी आई है। इस कैंडल में वॉल्यूम आई, दैट मेक सेंस, क्योंकि कैंडल खुद इतनी बड़ी है, उसमें वॉल्यूम आई, दैट मेक सेंस। बट यहाँ पे कैंडल इतनी छोटी है, विक इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया, दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि ये है डाइवर्जेंस का पार्ट। सो ये दूसरी चीज़ है जो आपको नोट करनी है। अगर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस हैं। सिंपली अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये इसका मतलब है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर आ रहा है तो वो वॉल्यूम में तो काउंट हो गया, लेकिन कैंडल में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि कैंडल को उन्होंने पूरा छोटा कर दिया। कैंडल बड़ी बनती अगर बायर्स का प्रेशर होता तो ये, लेकिन ये बायर्स का प्रेशर नहीं था, ये सेलर्स का प्रेशर था, एंड दैट इज़ वी कैन सी वाया डाइवर्जेंस। ऐसे ही यहाँ पे अगर प्राइस नीचे पूरी क्लोज होती तो बॉडी भी बड़ी होती और वॉल्यूम भी बड़ा होता, तो समझ में आ जाता है कि ये सेलर्स का प्रेशर है। बट ये सेलर्स का प्रेशर नहीं है। सेलर्स का प्रेशर एक बार आया और फिर उसको कम कर दिया बायर्स ने, बाय कर करके आधे से भी ज़्यादा कम कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम है इसमें आधे से ज़्यादा वॉल्यूम बायर्स की है, ये पूरी की पूरी सेलर्स की वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे बायर्स दिखा रहा है ये, गेट इट। जैसे ये पूरी कंप्लीट कैंडल है, अब इस कंप्लीट कैंडल में वॉल्यूम जो आ रहा है ये पूरा कंप्लीट बायर्स का है, क्योंकि बायर्स इसको मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक ट्रांजैक्शन में बायर सेलर दोनों होते हैं, तो वो नहीं है कि सिर्फ बायर ही बायर खड़े हुए हैं, वो तो एक ट्रांजैक्शन हो रही है वो। लेकिन बंदे यहाँ पे ज़्यादा कर क्या रहे हैं, बाय कर रहे हैं और पूरी की पूरी कैंडल बन रही है प्रॉपर। सो दीज काइंड ऑफ कैंडल शोज कि ये डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है ना, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, इसलिए ब्रेकआउट हुआ। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास डाइवर्जेंस आ रहा है आपको वॉल्यूम के अंदर, तो दैट मीन्स कि वहाँ से रिवर्सल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप रिवर्सल की तरफ रखो अपनी नज़र, ना कि ब्रेकआउट की तरफ, सिंपली पुट। और अगर डाइवर्जेंस नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि ब्रेकआउट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई होप आपको दोनों ये फंडा क्लियर हो चुके हों, एंड आई बिलीव ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग में, और आप इन्हीं के अराउंड एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। Alright, so that was it. That was all about support and resistance and its 2 unique standpoints जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, एंड अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या क्वेरी है या कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।